नमस्कार। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th की एंशियंट हिस्ट्री, है ना, प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। आप लोग इस चैप्टर का महत्व जो है पहले से भी जानते होंगे। पीवाईक्यू में बहुत बार देखे होंगे आप लोग। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। आज हम लोग विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो हमारे देश का सबसे गौरवपूर्ण सभ्यता में से एक माना जाता है। इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका रीज़न है कि ये जो सभ्यता है, ये संस्कृति जो था वो सिंधु नदी के किनारे किनारे ही बसा हुआ था। तो यही रीज़न है कि इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मतलब ये हम लोग का जो भारत है, भारत का पश्चिमी उत्तर वाला क्षेत्र है ना, और भारत का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल था। अगर हम बात करें तो यहाँ से ये पाकिस्तान का मैक्सिमम हिस्सा, भारत का कुछ हिस्सा, है ना, ये एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था। जैसे ये उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, है ना, आलमगीरपुर। इधर से जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर का, तो यहाँ का मांडा, ठीक है। इधर यहाँ अफ़गानिस्तान वाला कुछ हिस्सा में शोरतुगाई था, शोरतुगाई। हम नाम बता रहे हैं ये सबसे आखिरी बाउंड्री का, कि किस क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ सुद का गैंडोर, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र में, है ना, सुद का गैंडोर था। और गुजरात के ये वाला हिस्सा में, या फिर यहाँ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में, यहाँ तो लोथल था, लेकिन महाराष्ट्र का आखिरी बॉर्डर यहाँ अगर इधर का बात करेंगे तो दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में, ठीक है। और ये सुद का गैंडोर जो था वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र में। मतलब अगर देखा जाए विशेष रूप से, तो ये जो था लगभग त्रिकोणीय रूप से फैला हुआ माना जा सकता है इसको, या फिर हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि फिर भी ये त्रिभुजाकार के क्षेत्र के रूप में अगर देखा जाए विकसित हुआ था। और मुख्य रूप से ये कहाँ से डेवलप हुआ था, तो अगर हम देखें तो इधर सिंधु नदी यहाँ से इधर से होते हुए ये जो है यहाँ आती है। तो यही क्षेत्र में, है ना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब 2-3 जो मेन प्रमुख नगर यहाँ पर बसा हुआ था। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4-5 हज़ार साल पहले का। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, कब का, तो 2-2.5 हज़ार से लेकर, है ना, 2.5 हज़ार से लेकर लगभग 1500 या 1700 के आसपास के पहले का, ईसा मसीह के जन्म के बिफोर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लगभग 1750 के आसपास माना जाता है। इसके पहले भी कुछ हो सकता है कि इसके और पहले भी हुआ होगा, और इसके बाद तक भी हड़प्पा सभ्यता चला था। लेकिन विकसित हड़प्पा सभ्यता को अगर देखा जाए तो 2,500 से लगभग माना जाता है 1750 के आसपास, है ना, 1750 के आसपास। 2,500 BC से लेकर 1750 BC के बीच जो है विकसित हड़प्पा सभ्यता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता उस समय पूरा स्वर्ण काल में था, समझ लीजिए। अपने मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख रूप से उत्थान जो हुआ था, है ना, वो इसी काल में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ के बारे में हम लोग बहुत कुछ आगे जानेंगे। कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो हल्का फुल्का हम लोग थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं इसमें कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। इसका रीज़न है कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था, यही रीज़न है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा।
हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने का रीज़न क्या है कि सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था। हड़प्पा इस क्षेत्र के बारे में कोई पहले नहीं जानता था, लेकिन स्टार्टिंग में हड़प्पा में खुदाई किया जा रहा था, और विशेष रूप से मुख्य रूप से जब रेल की पटरी बिछ रही थी, है ना, उस समय खुदाई के दौरान या फिर उस समय कुछ लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पर बहुत एक ही साइज़ का ईंटा है ना, जो बहुत साइज में एक जैसा था और आज की तुलना में बहुत अलग प्रकार का, विभिन्न प्रकार का और भिन्न पहले से साइज में पूरा सारा का सारा ईंटा एक जैसा दिखाई दे रहा था। अभी के आकृति के अनुसार उस समय का जो है एक ही जैसा घनाभाकारी था, लेकिन साइज में बड़ा। तो लोगों को देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसा ईंटा कब का है या कौन बनाया होगा। तो इस विशेष रूप से देखते देखते समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि कभी पहले कोई ना कोई रहता होगा या फिर कोई यहाँ बसा होगा, इस प्रकार का संरचना बनाया होगा। बाद में जब कार्बन डेटिंग वगैरह से पता चला तो मालूम चला कि ये जो है प्राचीन सभ्यता में से एक है। जैसे विश्व के प्राचीन सभ्यता में से मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जिस तरह से माना जाता है, उसी के समकालीन सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। तो ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे देश को आगे बढ़ाने में, और हम लोगों की संस्कृति को दुनिया के सामने पेश करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। पहले तो उतना महत्व इंडिया के कल्चर को, इंडिया की सभ्यता को नहीं माना जाता था। सबको लगता था कि नहीं, इंडिया बहुत पीछे है इस मामले में। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई अंग्रेज़ों के टाइम में, तब समझ में आया कि हम लोग के देश में भी एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा सोसाइटी, ऐसा समाज रहा करता था जो शहरी जीवन जी रहा था। आज से 2500 साल पहले, 5000 साल पहले, है ना, 2500 तो इधर आ गया था हम लोग का 2000 के आसपास। उसके पीछे अगर बात करेंगे 2500 तो वो तो लगभग 5000 साल पहले। मतलब इसके अवधि के बारे में अगर बात करा जाए कि ये कब से कब तक ये था, है ना, तो इसका मुख्य रूप से अवधि हम लोग को मानना है 2500 BC से लेकर कहाँ तक, तो 1750 BC तक। ठीक है, ये इसका याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय कांस्य का खोज हो चुका था, कांसा निर्माण करना लोग सीख लिया था, इसीलिए हम लोग इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कह रहे थे। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता कहने के पीछे रीज़न क्या था कि कांसा बनाना लोग सीख गया था। ठीक है, ये सब मुख्य रूप से यहाँ पर बात था। उसके बाद इसमें अगर बात करेंगे तो कुछ स्थल हम लोगों को मिले हैं यहाँ से, और वो मुख्य स्थल कौन कौन से हैं सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो स्थल मिला था वो हड़प्पा मिला। उसके बाद मोहनजोदड़ो जो है, इसकी खोज किया गया, मोहनजोदड़ो की खोज हुआ। इसके बाद मोहनजोदड़ो के खोज होने के बाद फिर बहुत सारे जगह मिलना शुरू हो गए, है ना। लोगों का दिलचस्पी भी बढ़ने लगा कि अरे यार, ये बहुत प्राचीन काल का यहाँ पर दबा हुआ चीज़ मिल रहा है, पुराना पुराना चीज़ मिल रहा है, पहले का घर मिल रहा है। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया और अलग अलग जगह उसी क्षेत्र के आसपास जो पुरातत्ववेत्ता थे या पुरातत्वविद थे वो खोजने लगे, ढूंढने लगे। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे लोथल मिला। कालीबंगा के बारे में बात करेंगे, है ना, तो कालीबंगन जो है या कालीबंगा, कालीबंगन या कालीबंगा, ये मिला। धौलावीरा के बारे में लोग बात करेंगे, है ना। धौलावीरा भी एक बहुत फेमस जगह है, ये भी वहाँ देखने को मिला, धौलावीरा। ठीक है, यहीं पर राखी गढ़ी के बारे में लोग बात करेंगे, राखी गढ़ी भी हम लोग को देखने को मिला। सबकी विशेषता कुछ कुछ हल्का हल्का हम लोग समझेंगे। तो ये सब कुछ कुछ प्रमुख क्षेत्र वहाँ से देखने को मिला। अगर हम लोग बात करेंगे विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या विशेषता वहाँ पर देखने को मिला था, विशेषता क्या क्या था। ठीक है, तो विशेषता में मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि नगर टाइप का था, ये नगर था, शहर था, है ना। वो एक प्रकार से शहरी सभ्यता सा, सभी लोग शहर में जीवन यापन कर रहे थे। ऐसा कैसे जान रहे हैं कि हम लोग को वो शहर ही होगा सो, तो इसका रीज़न है कि जो भवन का निर्माण वो कर रहे थे, है ना। भवन का निर्माण कहीं कहीं कच्चा ईंट से हो रहा था,
और कहीं कहीं पक्का ईंट से। अधिकतर जगहों पर हम लोग को देखा जा रहा था कि पक्का ईंटों से जो है भवन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखा गया है कि सड़क जो है ना, सड़क एक दूसरे को ना समकोण पर काट रहा था, है ना, समकोण पर काटता था। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात था कि सोचिए कि अभी हम लोग घर बनाते हैं कहीं पर तो रास्ता तो बाद में देख बनेगा। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले घर बना लेते हैं, रास्ता बाद में बनेगा। लेकिन उस ज़माने में ऐसा था कि पहले वो सब सड़क की योजना करता था, सड़क कैसे होना चाहिए, है ना। और ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर सभी सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही थी, काट रही थी। चौराहा सब जगह पर एक जैसा दिखने में लग रहा था। अभी के ज़माने में लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा, सब तो सेम लग रहा है। तो ये एक विशेषता था वहाँ का। ठीक है, सड़कें पूरा सीधी होती थी, है ना। उसके बाद नाली, है ना, ढका हुआ नाली, नाली का भी यहाँ पर एक विशेष रूप से देखने को मिला कि जो नाली जल निकास योजना जो था उस समय का, है ना, जल निकास प्रणाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। जल निकास प्रणाली सबसे बेहतरीन मान सकते हैं। अभी हम लोग का नाली बनेगा, ऐसा बनेगा कि रोड के ऊपर तो नाली हो जाएगा, पानी तो रोड में बह रहा है, नाली बनाया जाता है पानी बहाने के लिए, लेकिन पानी कहाँ बह रहा है, रोड में बह रहा है। तो ये अभी का मतलब है। इतना हम लोग डेवलप हो गए हैं, इतना आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं, इसके बावजूद हम लोग को नाली कैसे होना चाहिए, नाली का रख रखाव कैसे करना है, ये हम लोग को नहीं आया। लेकिन उस ज़माने में आज से 5,000 साल पहले लोगों को जल निकास प्रणाली के बारे में अच्छा से समझ डेवलप हो गया था कि कैसे पानी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, पानी बिना रुके कैसे जा सकता है। तो बहुत प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। सामाजिक जीवन के बारे में अगर बात करेंगे तो एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे लोग, समानता पर आधारित था जीवन, है ना। ऐसा माना जाता है कि माता जो होती थी वो घर की प्रमुख हुआ करती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला। तुम पढ़े भी होंगे, है ना, आप लोग इसमें विशेष रूप से आर्थिक जीवन के बारे में पढ़े होंगे, है ना। सामाजिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन, कृषि कार्य में जुटे लोग रहते थे, है ना, गेहूँ के जौ कपास ये सब का खेती करते थे। मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापारिक संबंध था, है ना। कला शिल्प के बारे में बात करेंगे तो मिट्टी के बहुत सारे ऐसे ऐसे बर्तन मिले हैं, कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं, मुहर भी मिला है हम लोगों को, बहुत सारा आभूषण मन का ये सब मिला है। लिपि के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत अगर बात करेंगे तो लिपि, उस समय का लिपि जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस, है ना। लिपि मुख्य रूप से ऐसे लिखा जाता था, फिर वापस ऐसे वापस आ जाता था, मतलब दोनों ओर से लिखा जाता था, इधर से ख़त्म इधर से शुरू किया, इधर से ख़त्म हो गया, फिर वापस ऐसे। तो ये एक लिखने का एक अलग कला था, लिपि डेवलप हो गया था, चित्रात्मक लिपि था उस समय, है ना। लिपि कैसा था, तो चित्रात्मक था। तो मुख्य रूप से अगर बात करें, है ना, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सभ्यता था हमारे देश के लिए, और अभी भी हम लोग उसको याद करते हैं और अभी हम लोग बचा के रखें। कुछ कुछ अवशेष हम लोग को बस मिल रहे हैं, वही हम लोग के लिए कहानी का रूप धारण कर लेता है, उसी से हम लोग अपना कहानी क्रिएट करते हैं। विशेष रूप से धर्म और विश्वास के बारे में बात करेंगे तो मातृ देवी की पूजा के बारे में देखा जाता है। पशुपति शिव भी मिले हैं, है ना। उनके बारे में एक ऐसा साधु का प्रतिमा मिला है या फिर मुहर में ऐसा मिला है छाप, जैसे कि लगता है कि भगवान शिव हो, है ना। पीपल वृक्ष भी मिला है। पशु पूजा के बारे में भी जानकारी हल्का फुल्का मिल रहा है। अगर उसके पतन के बारे में बात करेंगे तो पतन अनेकों कारणों से हुआ, ये सारे कुछ के बारे में हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से। तो संक्षेप में बस हल्का सा समझा दिए, बाकी हम लोग अभी जानने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ और कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाता है ना, कि सभ्यता और संस्कृति के बारे में, कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। तो दोनों थोड़ा सा लगता सेम है, या फिर दोनों का मीनिंग बहुत लोग सेम समझ लेते हैं कि सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सभ्यता अलग चीज़ होती है, संस्कृति अलग चीज़ होती है। अगर हम बात करेंगे सभ्यता के बारे में तो ये विशेष रूप से बताता है भौतिक विशेषता के बारे में, मतलब बाहरी तकनीक के विकास को बताता है।
मतलब सभ्यता जो है ये हम लोग जो भी कुछ काम करते हैं भौतिक रूप से या जो भी कुछ बनाते हैं, ठीक है, बाहरी रूप से, है ना, भौतिक बाहरी और तकनीकी विकास को दर्शाता है। भौतिक बाहरी और तकनीकी विकास, इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों को बताता है कि कोई भी कितना डेवलप किया है, भौतिक रूप से क्या क्या बनाना सीख लिया है, बाहर से क्या क्या स्ट्रक्चर बना लिया है, तो ये सभ्यता को दर्शाता है। जैसे कि हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर हम लोगों को विशाल स्नानागार देखने को मिलता है। शहर ऐसा माना जाता है कि दो भागों में बटा हुआ था, निचली शहर और उच्च शहर, या जिसको हम लोग दुर्ग बोलते थे, दुर्ग और निचली शहर में बटा हुआ था। तो ये जो देखने को मिल रहा है हम लोगों को वो सभ्यता है। और अगर हम बात करेंगे संस्कृति का, तो उनका इसमें संस्कृति में रीति रिवाज शामिल हो जाता है, ठीक है, कि आखिर उनका कैसे जीवन यापन जी रहे थे, उनका रीति रिवाज क्या था और उनका परंपरा क्या था, तो इसमें रीति रिवाज को शामिल कर दिया जाता है। रीति रिवाज, उनका परंपरा कैसा था, किस प्रकार से वो लोग रह रहे थे, अपना जीवन यापन के साथ साथ उनका आर्थिक स्थिति कैसा था, किस प्रकार से था, उनका नैतिक मूल्य कैसा, धर्म के बारे में, कला के बारे में। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, रीति रिवाज, परंपरा, है ना। इसमें हम लोग धर्म का भी बात कर सकते हैं, उनका जो कला था वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और कला से सीधा संबंध यहाँ सभ्यता से है। मतलब संस्कृति का जुड़ाव सभ्यता से है। दोनों एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मान सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मतलब ये समझ लीजिए एक प्रकार से कि संस्कृति को हम लोग आत्मा समझ सकते हैं, है ना। अगर हम इसको सभ्यता को शरीर मानेंगे कि ये शरीर है, तो संस्कृति को आत्मा मानेंगे। बस यही डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि अंदर से संस्कृति, उसके अंदर से बात होता है। सभ्यता के बारे में अगर बात करेंगे तो बदल सकता है, तेज़ी से बदल सकता है, लेकिन संस्कृति धीरे धीरे बदलता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब एक अंदरूनी गुण को बता रहा है और एक बाहरी गुण को बता रहा है। तो संस्कृति अंदर के गुण को बता रहा है और सभ्यता जो है वो बाहरी गुण को बता रहा है। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये याद रखना है। मतलब संस्कृति को हम लोग देख नहीं भी सकते हैं, उसके अंदर के भाव को, अंदर के आत्मा का जो उनका जो थिंकिंग था, उनका जो सोच था, वो पता चलता है संस्कृति से। तो ये एक विशेष रूप से अंतर था। हम लोग आइए अब कुछ क्वेश्चन शो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का की जुड़वा राजधानी थी, कौन थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वो कौन सा जगह था या शहर था या प्लेस था जो राजधानी के टाइप का था, या फिर जहाँ से ज़्यादा चीज़ें मिली, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय के लिए। तो विशेष रूप से देखा जाता है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि दोनों जगह में हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग हड़प्पा में ही सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा का, वो यही था, है ना। फर्स्ट में हम लोग हड़प्पा को ही देखे थे, हड़प्पा को ही खोजा गया था। उसके बाद सेकेंड में मोहनजोदड़ो को खोजा गया, है ना। और ये दोनों जो है वो ऐसा जगह है अभी भी जो सबसे बड़ा है, उसमें से ज़्यादा सुरक्षित जो भी बचा हुआ है वो मोहनजोदड़ो का बचा हुआ है। हड़प्पा थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को निकाल के लोग छीन छीन के या ले लूट झपट के सब ले गए। मोहनजोदड़ो को बचा के रखा गया। इसका रीज़न था कि हम लोगों के देश में फिर उस समय तक पुरातात्विक चीज़ों के बारे में जानने लगे थे, पहले प्राचीन काल के बारे में लोग समझने लगे थे, और ये जानने की कोशिश करने लगे थे कि पहले का चीज़ हो सकता है कि अभी के तुलना में कुछ अलग हो और उसका कुछ अलग इम्पोर्टेंस हो। लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ने लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो किस जगह से प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है कि हल का जो है हम लोगों को प्राप्ति कहाँ से हुआ है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन कहाँ से, क्या लोथल से हुआ है या कालीबंगा से, रंगपुर से, रोपड़ से।
तो इसका आंसर जो है सही है ना, कि हल का अवशेष जो है विशेष रूप से हल के बारे में, जुते हुए खेत के बारे में अगर बात करेंगे तो कालीबंगन से हम लोगों को मिला है। तो यहाँ से ही हल के प्रमाण मिले हैं, हम लोग ऐसा मानेंगे। अगर जुते हुए खेत का भी बात किया जाए, ठीक है, कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण, तो तब भी हम लोग जो है वो कालीबंगा का ही नाम लेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वो कालीबंगा है। कालीबंगा से या कालीबंगन से हम लोगों को क्या मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, और हल का जो साक्ष्य है ये यही इसी जगह से मिला है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि हम लोगों को यहाँ से कालीबंगा से ये जुते हुए खेत का प्रमाण, हल के साक्ष्य, इसके साथ साथ हवन कुंड भी यहाँ पर देखने को मिला है ना, एक हवन कुंड देखने को मिला है। उसके बाद कच्ची ईंटों का मकान भी है ना, कच्ची ईंट का जो है, कच्ची ईंट का मकान भी यहाँ से देखने को मिला है। अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पर है, कालीबंगन विशेष रूप से ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कालीबंगन जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है, भारत के राजस्थान में। मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं विशेष रूप से। बाकी हम बात करेंगे लोथल का, तो लोथल जो है एक इम्पॉर्टेंट जगह है हड़प्पा सभ्यता का, ये गुजरात में है, ठीक है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। इम्पॉर्टेंट क्यों है गुजरात में ये पाया जाता है, लेकिन क्यों है महत्वपूर्ण ये, तो ये बहुत विशेष रूप से ये प्रमाण देता है कि यहाँ बंदरगाह हुआ करता था, है ना, बंदरगाह जो है ये होता था, बंदरगाह का प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जहाज़ निर्माण के भी प्रमाण मिले हैं, मतलब जहाज़ निर्माण होता था ये भी पूछा जाएगा तो यहीं पर बताएंगे। बंदरगाह है तो बिल्कुल टूट फूट होता होगा या फिर नए नए जहाज़ों को बनाया जाता होगा, तो जहाज़ के निर्माण का प्रूफ मिला है, जहाज़ के निर्माण का जो है प्रमाण ये देखने को यहाँ पर मिला है। उसके बाद व्यापारिक मुहर भी मिला है, जैसे कि यहाँ से व्यापार होता था, बंदरगाह था तो व्यापार होता था, और व्यापार होता था तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ पर सील मुहर जो है, व्यापारिक मुहर, तो ये सब यहाँ पर देखने को मिले हैं, मुहर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है आप लोगों को। बाकी रोपड़ और रंगपुर का बात करेंगे तो ये भी दोनों भारत के ही हैं, है ना। अगर हम विशेष रूप से रंगपुर के बारे में बात करेंगे तो ये गुजरात में है ना, और रोपड़ जो है वो पंजाब में है। तो रंगपुर से अगर विशेष रूप से देखेंगे तो याद रखना कि चावल की खेती का प्रमाण यहीं से मिला है, ठीक है, चावल की खेती का प्रमाण, चावल की खेती का प्रमाण यहाँ से मिला है। कुछ तांबे के औजार भी मिले हैं, तांबे का जो औजार है ये भी यहाँ से, तांबे के औजार को भी यहाँ से देखा गया है, ठीक है, तांबे का औजार याद रखना है। यहाँ से कुछ अनाज भंडारण के बारे में भी, जहाँ से अनाज को भंडारित करके जमा करके रखा जाता है वो भी मिला है। और ये विशेष रूप से याद रखना है कि ये कहाँ पर है, तो ये है आपका, अभी हम क्या बताएं कि ये गुजरात में है, रंगपुर जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। जैसे कि लोथल गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है, ठीक है। और रोपड़ कहाँ पर है, तो रोपड़ जो है ये है पंजाब में, ये है गुजरात में, ये गुजरात में है, और ये है पंजाब में, ठीक है। और इस जगह से अगर हम बात करेंगे तो मानव के कंकाल देखने को मिले हैं, रोपड़ से मानव कंकाल देखने को मिले हैं, याद रखना है, मानव कंकाल देखने को मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी देखने को मिला है, और फिर कब्रगाह का भी अवशेष विशेष रूप से, जो कि कंकाल मिला तो कब्रगाह तो मिलेगा ही मिलेगा, खिलौने भी मिले हैं, ठीक है। तो ये लोथल और कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़ ये सब के बारे में जानकारी था। लेकिन हम लोग के पास क्वेश्चन जो था वो क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है या किस जगह से मिला है, तो हम लोग याद रखेंगे कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, कौन किया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये विशेष रूप से याद रखना है कि किसके द्वारा, कौन थे जो मोहनजोदड़ो को
खुदाई किए थे, मोहनजोदड़ो की खुदाई जिनके द्वारा हुआ था सबसे पहले। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किया गया था आर.डी. राखालदास बनर्जी के द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, राखालदास बनर्जी, है ना, इनके द्वारा होता। इसके पहले जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, और ये 1922 में। ठीक है, 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ, और दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा का खोज किए थे। ठीक है, हड़प्पा का खोज की कब? 1921 में। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर.डी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का खोज। तो हड़प्पा का खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था ये? 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मतलब कौन सा ऐसा प्लेस है, ठीक है, जिसको विच प्लेस इज फेमस एज माउंड ऑफ डेड इन इंडस सिविलाइजेशन, है ना। सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है, ऐसा प्लेस है जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है? तो इसमें ध्यान रखना है कि इसका खोज जो है वो तो देख लिए थे कि मोहनजोदड़ो, माउंट ऑफ या मोहनजोदड़ो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्यों? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी रहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मरे हुए लोगों का अवशेष देखने को मिला है। तो ये विशेष रूप से याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? मतलब कौन सा नीचे जो दिया गया है उसमें से पुरातत्व में नहीं रखा जाता है? तो सबसे पहले ध्यान देना है कि पुरातत्व होता क्या है। तो पुरातत्व विशेष रूप से होते क्या हैं, ये ध्यान से समझिए। तो पुरातत्व किसे कहते हैं? विशेष रूप से ये प्राचीन वस्तु होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? प्राचीन वस्तु होते हैं, या प्राचीन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? ये प्राचीन वस्तुएं होते हैं, और इसका अध्ययन विशेष रूप से हम लोग पुरातत्वविद के द्वारा, पुरातत्वविद लोग जो हैं वो इसका अध्ययन विशेष रूप से करते हैं। इसमें सिक्कों के बारे में, जैसे कुछ मिल गया पहले का, जैसे सिक्का मिल गया, है ना, तो सिक्का का अध्ययन किया जाता है। कुछ पहले का अभिलेख मिल गया, लिखा हुआ चीज़ पत्थरों में या फिर कहीं पर खुदा हुआ मिल गया, उसका अध्ययन करते हैं। कुछ बचा हुआ कुछ मिल गया, उस जैसे यहाँ पर है, क्या क्या है? सिक्का है, अभिलेख है, भग्नावशेष है। भग्नावशेष का मतलब ये होता है कि जो कुछ पहले का चीज़ था और वो अवशेष के टाइप का मान सकते हैं कि जो पहले का कुछ चीज़ बच गया है ना, तो वो अवशेष को ही भग्नावशेष या भग्नावशेष बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो हैं वो पुरातात्विक चीज़ हैं। तो यहाँ पर कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये इसका सही उत्तर होगा ये नहीं है, है ना, ये सब नहीं है सही उत्तर। ये सब क्या है? पुरातात्विक चीज़ हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साहित्य। साहित्य जो है वो क्या है? तो विशेष रूप से इतिहास को यहाँ से जानने का स्रोत है, मतलब इतिहास यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, इतिहास जानने का स्रोत इसको माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग पुरातात्विक चीज़ में नहीं रखते हैं। ठीक है, इतिहास जानने का स्रोत तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो है वो साहित्य पुरातत्व ही होगा। तो हम लोग याद रखेंगे पुरातत्व का भाग साहित्य को नहीं मानते हैं। इतिहास जानने का स्रोत है साहित्य, लेकिन पुरातत्व नहीं है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता जो है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना। यहाँ पर कनिंघम जो है ये सही उत्तर है इसका। याद रखना है कि कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, और ये इसीलिए भारतीय पुरातत्व के पिता जाने के कारण
पिता अर्थात जनक, कभी कभी क्वेश्चन रहेगा तो याद रखना है इसको। इसी को हम लोग बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, है ना, भारतीय पुरातत्व का जनक इनको माना जाता है, पुरातत्व के जनक, पिता मतलब जनक, ठीक है, जन्मदाता जिसको बोल सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही इस तरह का ये किया था, ठीक है। क्या है कि ये क्या किया थे, पुरातात्विक सर्वेक्षण का नींव रखे थे, है ना, कि सब पुराने चीज़ों का सर्वे करना है, ये उसके बारे में जो भी कोई नया चीज़ पाएगा मेरे पास लेके आएगा, इनका ये सोच सबसे पहले डेवलप हुआ था। तो इसीलिए हम लोग इसको मानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक। ये इंडिया के नहीं थे, फिर भी इनको भारतीय पुरातत्व के जनक इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर जॉन मार्शल कौन थे, ठीक है, सर जॉन मार्शल थे कौन। तो विशेष रूप से याद रखना है कि सर जॉन मार्शल जो थे वो पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, मतलब ये पुरातात्विक चीज़ों का अध्ययन करने वाले एक मान सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट मान सकते हैं इनको। ये विशेष रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा और दयाराम साहनी के द्वारा, तो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, ये ध्यान देना है, ठीक है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हुआ था। किसे किसे खुदाई, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खुदाई का ये नेतृत्व किए थे। बाकी खुदाई तो उनके द्वारा हुआ था, ठीक है, लेकिन याद रखना है कि उस समय ये वहाँ पर थे, जॉन मार्शल वहाँ पर थे, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की या फिर हड़प्पा का उत्खनन कौन किया, तो आप अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, है ना, कि दयाराम साहनी जो थे उन्होंने ही किया था, ठीक है। कब किया था, 1921 में किया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन अभी पहले भी बता चुके हैं कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो इसमें रखाल दास बनर्जी को याद रखना है, ठीक है, कि रखाल दास बनर्जी जो थे वो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। लोथल का खोज कौन किया, तो SR राव, है ना, SR राव जो थे ये भी इंडियन पुरातत्ववेद मान सकते हैं इनको, तो इन्होंने जो है वो इसका खोज किया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो अभी देखिए मोहनजोदड़ो विशेष रूप से अभी जो है वो पाकिस्तान में है। पहले जो था वो भारत जब डिवाइड नहीं हुआ था, डिवीज़न भारत का नहीं हुआ था, तो उस समय वो भारत में हुआ करता था, लेकिन भारत बट गया तो अब ये कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ये ध्यान रखना है ना, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है कौन, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई, हड़प्पा की खोज का बात हो रहा है, तो सबसे पहले 1921 में, है ना, हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में हुआ था, ये याद रखना है। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था, बंदरगाह कहाँ पर था, तो आपको बताए थे हम कि लोथल जो था वो बंदरगाह था, यहाँ से डॉकयार्ड भी मिला था, जहाज़ निर्माण की भी कुछ प्रूफ मिला था, मनका वगैरह बनता होगा उसका भी है, कुछ व्यापारिक मुहर जो था वो भी यहाँ से मिला था, तो इसका सही उत्तर लोथल याद रखना है आप लोगों को। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से मंगाते थे, तो हड़प्पा वासी जो थे तांबा मंगाते थे खेतड़ी से, ये राजस्थान का इलाका है, ठीक है, राजस्थान का एक इलाका है जहाँ से तांबा मंगाया जाता था। तो विशेष रूप से हम लोग संक्षेप में समझ गए MCQ को, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉन्ग आंसर फटाफट समझ लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका रीज़न क्या है ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों कहते थे। देखिए हड़प्पा के लोग टीन, है ना, हड़प्पा के लोग जो थे वो टीन और टीन के अलावे
टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाने की कला से अवगत थे। ठीक है, मतलब टीन और तांबा को मिला के और कांसा बनता था। आप लोग को पता है ना, मिश्र धातु टीन और तांबा को मिला के। तांबा जो है से बहुत मुलायम भी हो सकता है और टीन कठोर तो होता है लेकिन जंग लग जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों को मिला दिया जाता है वो क्या बन जाता है, कांसा। कांसा एक बहुत मजबूत धातु बन जाता है। तो ये लोग हड़प्पावासी जो थे, है ना, वो कांसा बनाना सीख लिए थे कि कांसा कैसे बना सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा उसका। तो इसीलिए इसके प्रयोग द्वारा इन्होंने एक उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण किया था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी, है ना, किस काल की सभ्यता माना जाएगा इसको, या फिर इसे प्रारंभ में सिंधु सभ्यता का नाम या सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर में क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है लगभग कहाँ से कहाँ 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है ना। अधिकांश इसका जो अधिकांश भाग है वो सिंधु नदी के आसपास बसा था, है ना। अधिकांश भाग, इसका अधिकतर हिस्सा जो है वो सिंधु नदी के कारण बसने के कारण इसका नाम क्या दिया गया, सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का उल्लेख करें, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का उल्लेख करें अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम के बालूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें, ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि ये अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा था भारत का, ठीक है, इधर तक जो है वो फैला हुआ था। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ दैमाबाद है, यहाँ मांडा है और यहाँ पाकिस्तान का ये वाला कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर ये है सुतका गेंडोर। ठीक है, बलूचिस्तान वाला एरिया में है यहाँ पर, ये सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में आता है। उसके बाद ये जो है वो मांडा, है ना, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये जो है हमारे पास वो क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास है दैमाबाद, है ना, दैमाबाद, और इसको हम लोग महाराष्ट्र मानेंगे कि ये महाराष्ट्र में है। तो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि ये इस तरह से ये फैला हुआ था। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो इसके विस्तार के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर, हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बालूचिस्तान, इसके अलावा और कौन कौन सा जगह है के भाग ही नहीं वरना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी सीमांत भाग भी शामिल था, हरियाणा, राजस्थान वाला हिस्सा भी, ये सब तो था ही था, और पंजाब, सिंध, बालूचिस्तान, ये सब सारे के सारे इसमें शामिल थे। ठीक है, इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम के बालूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से, है ना, जो सुतका गेंडोर है मकरान तट के आसपास है,
समुद्र से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे कौन कौन से? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा, ये सारे के सारे जो थे वो हड़प्पा के प्रमुख स्थल थे। हल्का हल्का सबके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हड़प्पा के बारे में बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा स्थल में हुआ था, है ना। 1920 से अनेक पुरातत्ववेदाओं या वेताओं ने इस स्थल की खुदाई की और परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आया। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब अब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। याद रखना है कि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है वो विशेष रूप से कहाँ पर है? ज़्यादा डार्क हो गया है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, ये मानकर रखना है, याद रखना है। हड़प्पा में समांतर चतुर्भुज आकार की एक गढ़ी छोटा दुर्ग निर्मित था। इस नगर के चारों ओर दीवार शत्रुओं से रक्षा के लिए बनी हुई थी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिला था। आगे हमारे पास है मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो नगर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, जो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में, है ना। ये जो है वो कहाँ पर है? तो सिंधु प्रांत के, है ना, सिंध प्रांत या सिंधु यहाँ लिख दिया, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, याद रखना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी शब्द में या सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इस नगर के विषय में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा, है ना। मतलब ऐसा माना जाता है कि 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। यह उत्खनित सिंधु नगरों में सबसे प्रमुख संपन्न नगर था। यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय नगर था, जो संभवतः दक्षिणी प्रदेश की राजधानी था। दक्षिण के आसपास का राजधानी मोहनजोदड़ो को ही शायद ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में बताया जा रहा है कि राजस्थान के गंगा नगर जिले में घग्गर नदी जो है प्राचीन सरस्वती नदी, है ना, जो अभी घग्गर नदी बोल रहे हैं, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है, ये ध्यान देना है। ये राजस्थान वाला क्षेत्र में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ किसी समय हड़प्पा सभ्यता फली फूली थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि संभवतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की 3 राजधानियाँ थी, है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये 3 राजधानी माना जाता है कि पहले हो सकता है कि ऐसा ये तीनों का तीनों राजधानी रहा होगा। लोथल के बारे में क्या बात बता रहा है? लोथल जो है वो भी गुजरात का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो है वो प्रमुख स्थल में से है। यह टीला अहमदाबाद ज़िले में, है ना, यह अहमदाबाद जो ज़िला है में इस नाम के नगर से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण में, है ना, सरगवाला गांव की सीमा में स्थित है। यहाँ पर किए गए उत्खनन से सिंधु सभ्यता के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, है ना। जब यहाँ का खोज हुआ तो ये बाद में थोड़ा सा हुआ, तब से इसके बारे में थोड़ा सा लोग जानने लगा। और लोथल में बहुत कुछ जानकारी मिला, जैसे कि हम बताया कि डॉकयार्ड, बंदरगाह वगैरह जो मिला, है ना। धौलावीरा के बारे में बताया जा रहा है कि धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है और धौलावीरा भी किला है। इस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की 3 अवस्थाएं मिलती, मतलब विकसित अवस्था, है ना, और पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता वाला अवस्था, और फिर बाद में जो है वो तीनों प्रकार की अवस्था यहाँ देखने को मिला है धौलावीरा से। अगला हमारे पास क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में क्वेश्चन है, या फिर हड़प्पा सभ्यता किसे कहते थे या फिर इसका विशेषता क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। यहाँ है आंसर में कि सिंधु घाटी या आर्य पूर्व भारतीय सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। क्या क्या किया है? सबसे पहले ये माना गया है कि ये जो सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता में से, विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक माना गया है इसको। ठीक है, यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। याद रखना है कि ये जो सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता था
और इस सभ्यता काल की नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि की और उन्नत थी। बहुत कुछ आधुनिक नगर व्यवस्थाओं से मिलती जुलती सुविधाएं और व्यवस्थाओं से संपन्न नगर थे, ऐसा मानेंगे हम लोग। जैसे अभी हम लोग के पास जो चीज़ उपलब्ध है वो चीज़ उस ज़माने में उस तरीके से वहाँ के लोग के पास उपलब्ध था। अगला पॉइंट हमारे पास बताया जा रहा है कि इस सभ्यता के काल में संभवतः लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी। मतलब ये माना जा सकता है कि उस समय लोकतंत्र था वहाँ पर, है ना। तो याद रखना है, एक एक पॉइंट में याद रखना है, इतना लंबा अपने बन जाएगा, बस पॉइंट याद रखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर उस समय में था। इस सभ्यता काल का समाज अत्यंत सुखी, समृद्ध और शांतिप्रिय था। याद रखना है कि जो समाज था वो अत्यंत सुखी था, समृद्ध था और शांतिप्रिय था। ठीक है। इस सभ्यता काल के लोग आमोद प्रिय थे। आमोद प्रिय का मतलब कि मनोरंजन बहुत ज़्यादा करते थे, मनोरंजन से भरे पूरे, नाना प्रकार के मनोरंजन विधानों और क्रीड़ा कौतुक उनके जीवन की अपरिहार्य अंग था। मतलब लोग जो थे आमोद प्रिय थे, इसका मतलब ये हुआ कि वो मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल, तरह तरह के सामग्री या फिर और कुछ जो है उपयोग में लाते थे। ठीक है। इस काल के लोग मातृशक्ति, प्रकृति, पशुपति महादेव, लिंग पूजक माना जाते हैं। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये सब इस प्रकार की पूजा जो है वो करते होंगे। अगला बात हम लोग को बताया जा रहा है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की कुछ मूर्तियों की कला यूनान की कला की भांति उत्कृष्ट है। मतलब जो यहाँ की मूर्ति कला है, मूर्ति कला यूनान की कला की भांति उत्कृष्ट माना जाता है। कांसा की मूर्तियाँ यहाँ के शिल्पी बनाना जानते थे, है ना, कि कांसा की मूर्तियाँ यहाँ के शिल्पी जो थे वो बनाना जानते थे। मतलब हड़प्पा के जो शिल्पकार थे वो कांसा की मूर्ति बनाना जानते थे। वे कई प्रकार के औजार और हथियार भी बनाना जानते थे। ठीक है। वे भवन निर्माण कला, है ना, भवन निर्माण कला, मूर्ति शिल्प, रत्न भूषणों में बनाने में भी कुशल और निपुण थे। याद रखना है। ठीक है। कई प्रकार के औजार उपकरण बना लेते थे। कांसा की मूर्ति भी यहाँ के शिल्पी लोग बना लेते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यंत अन्यतम विशेषता सिंधु लिपि है। यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की अन्यतम विशेषता में से एक है लिपि। ये लिपि जो है देवनागरी लिपि की भांति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी और तत्कालिक प्रचलित लिपि चित्र लिपि है। जैसे अभी जिस तरह से देवनागरी में हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं लेकिन वापस फिर दाएं से वापस बाएं आया जाता था उस समय, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये ऐसा था, चित्र लिपि थी। मतलब लिपि जो थी वो चित्र लिपि थी। ठीक है। और याद रखना है कि अभी तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है। यद्यपि कुछ लोगों ने इस लिपि को पढ़ लेने का दावा किया है, परंतु अभी उनके दावे की प्रामाणिकता की जांच बाकी है। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये लिपि हम पढ़ लिए हैं, यही इसका मीनिंग होता होगा, लेकिन अभी उसका प्रूफ या फिर उसका कोई प्रमाण, है ना, हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। इस लिपि के पढ़ लिए जाने के बाद निसंदेह विश्व की इस प्राचीनतम सभ्यता के अनेक रहस्यों से पर्दा उठेगा। मतलब अगर हम इस लिपि को पढ़ लिए, अच्छा से समझ लिए, तो हो सकता है कि हम लोगों को पहले के बारे में बहुत कुछ और जानकारी मिलेगा जो पुस्तकों में अभी नहीं है। तब संभवतः विश्व को भारत के संस्कृति गुरु होने का विश्वास हो जाएगा, है ना। तब शायद हम लोग जो हैं, ऐसे तो विश्व गुरु अलग अलग रूपों में लोग शिक्षा के दृष्टिकोण से और चीज़ों के दृष्टिकोण से लोग बोल ही रहा है, तो संस्कृति गुरु के रूप में भी हम लोग जाने जाने लगेंगे। अगला यहाँ पर है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता कई अर्थों में विश्व सभ्यता को एक महानतम देन है कि या फिर की महानतम देन है ना। ये इम्पोर्टेंट देन में से एक मानेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला का विवरण दीजिए, और नहीं तो हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन। मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में, विशेषता के बारे में पूछे, हड़प्पा की विशेषता या स्थापत्य कला के पूछे, तो हम लोग सेम आंसर दे सकते हैं। ठीक है। क्या है हमारे पास आंसर में? पहला है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र। ये जो दोनों है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, है ना। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो के क्वेश्चन के अनुसार यहाँ आंसर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों को साथ में जोड़ेंगे। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, याद रखना है। इसकी जो खोज है
वो हड़प्पा के बाद हुई। ठीक है, सबसे पहले किसका खोज हुआ था? हड़प्पा का। तो हड़प्पा के बाद इसकी खोज हुई और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर रखाल दास बनर्जी को, है ना। मोहनजोदड़ो संभवतः दक्षिण भाग की राजधानी एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र ऐसा माना जा सकता है। दुर्ग और निचले शहर मोहनजोदड़ो नगर दो भागों में विभाजित है। यह ऐसा माना जा सकता है कि ये जो शहर था या मोहनजोदड़ो का जो शहर था वो दो भागों में बटा हुआ देखने को मिला है, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर या निचले शहर। ठीक है, मतलब जो छोटा था दुर्ग जो था एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन तो नीचे बनाया गया था। मतलब दुर्ग के बारे में बोला जा रहा है कि दुर्ग जो था वो ऊंचाई पर होता था लेकिन थोड़ा सा कम होता था, ज़्यादा क्षेत्रफल पर नहीं होता था। और वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरा जो था, है ना, दूसरा वो कहीं ज़्यादा बड़ा होता था और नीचे, है ना, दुर्ग के नीचे बनाया गया था। पुरातत्ववेत्ताओं ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया। जो छोटा होता था उसको दुर्ग बोला गया, और जो बड़ा होता था और ज़्यादा क्षेत्रफल में होता था उसको हम लोग निचले शहर का नाम दिए। दुर्ग ऊंचे रहते थे, है ना, ऊंचे थे और कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने थे। जो दुर्ग होता था वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। दुर्ग को दीवार से घेरा भी गया था, है ना, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। दीवार से घेरने का मतलब है कि दुर्ग को जो है निचला शहर से अलग किया गया है, इसीलिए इसको घेर कर रखा गया है। अगला हमारे पास है सुनियोजित जल निकास प्रणाली। हम अभी बता रहे थे कि जल निकासी प्रणाली जो था अभी के ज़माने में हम लोग से भी बहुत बेटर था। कैसे? देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो शहर की एक अनूठी विशेषता उसकी सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कें तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। मतलब सड़क जो था या फिर जो उस समय का जो गली होता था, है ना, वो पूरा ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। मतलब पहले नाली और गली को एक साथ बना लिया गया, उसके बाद अगल बगल में घरों का निर्माण, आवासों का निर्माण किया गया था। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है हड़प्पा सभ्यता का, जो अभी के ज़माने को या अभी हम लोग के आधुनिक काल को भी पीछे छोड़ता है। ठीक है, अगला हमारे पास है गृह स्थापत्य कला, है ना। मतलब जो घर बनाते थे या फिर और कुछ अलग अलग प्रकार के कलाएं उनके अंदर था, वो कैसा था। विशेष रूप से यहाँ पर गृह कला के बारे में बात करा जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर गृह स्थापत्य का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो निचला शहर है वो, इनमें से कई भवनों का एक आंगन केंद्र होता था, है ना। इसमें बहुत सारे भवनों का जो है एक आंगन होता था और इसके चारों तरफ जो है कमरे बने रहते थे। इस भवनों में एकांतता, प्राइवेसी के विशेष ध्यान दिया गया था। मतलब एकांतता, मतलब अभी देखे होंगे आप लोग कि सब अपने अपने बिजी हो गए हैं। माता अलग, पिता अलग, है ना। मम्मी के पास अलग से फ़ोन है, पिताजी के पास अलग से फ़ोन है, बेटा बेटी के पास अलग से फ़ोन है, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हो गए। ठीक है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। खाना बन रहा है, सबका फ़ोन अपना, सबके हाथ में फ़ोन है। खाना बन रही है, मम्मी खाना बना रही है, फ़ोन भी चला रही है। पापा कुछ और काम कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। बेटा पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है, फ़ोन चला रहा है। सब कुछ में सब अपने तरीके से बिजी हो गए। लेकिन उस ज़माने में कोई फ्री ना रहे, अलग से कोई अलग ना हो जाए, एक साथ मिलजुल के सब बात करे, इसका विशेष ध्यान दिया गया था। एकांतता पर, प्राइवेसी पर विशेष ध्यान दिया गया था। क्यों? क्योंकि भूमि तल पर बनी दीवारों में कोई खिड़कियां नहीं थी, है ना। और मुख्य द्वार से मकान के आंतरिक भाग, आंगन नहीं देखा जा सकता। बाहर का कोई आदमी जो है सो सीधे अंदर झांक के नहीं देख सकता। अभी भी हम लोग के घरों में ऐसा होता है लगभग। कुछ घरों में ऊपरी तलों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ पाई गई हैं। और यहाँ वो एकांतता का जो हम बात कर रहे थे वो विशेष रूप से आंगन में ही सारा काम होता था। रसोई टाइप का कुछ होता था तो आंगन के आसपास में ही सब लोग मिलजुल के एक साथ काम कर सकते थे, बात कर सकते थे, ऐसा आंगन होता था। अगला हमारे पास है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्धि का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है स्नानागार, जो है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, है ना। इसका ध्यान रखना है कि स्नानागार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 180 और 180 फीट, लगभग दोनों का लगभग सेम ये लेंथ वाला माना जा सकता है।
स्नान कुंड आंगन के बीचों बीच या बीच में स्थित है। ऐसा देखा गया था। 19 फीट लंबा, 23 फुट चौड़ा। ये थोड़ा सा यहाँ पर लंबा होना चाहिए था और यहाँ चौड़ा होना चाहिए। 8 फीट गहरा, इस प्रकार से था। यहाँ 23 वाला में लंबा कर देना है और 19 वाला में चौड़ा कर देना है। इस कुंड के चारों ओर बरामदे थे, है ना। कुंड के चारों तरफ बरामदा देखने को मिला था। कमरा और रास्ते, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मतलब यह माना जाता है कि स्नान कुंड जो है सार्वजनिक स्नानागार था, मतलब कि कुछ खास करके कुछ वैसा पर्व में, त्यौहार में मनाया जाता होगा। इसकी वास्तुकला आज भी आश्चर्य का विषय है। ठीक है। कुओं के बारे में अगर बात करेंगे तो कुआं लगभग कई घरों में हम लोगों को वहाँ पर कुआं देखने को मिला। अधिकांशतः ऐसे कक्ष भी बनाए गए थे जो बाहर, जिसमें बाहर से भी प्रवेश किया जा सकता था। मतलब कुआं इस प्रकार से बना होता था, ऐसे कमरे में बना होता था कि अंदर से जो रूम है या घर है वहाँ से तो कुआं के पास पहुँच सकते थे। ठीक है। लेकिन जो कोई रास्ते में जा रहा व्यक्ति है तो अगर उसको प्यास लगे तो अंदर जाके वो कुआं में पानी पी सकता है, कुआं से पानी निकाल के पी सकता है। मतलब एक कमरा में कुआं होता था जिसका रास्ता दो होता था, एक होता था आंगन में खुलता था और दूसरा रास्ता उसका बाहर खुलता था। इस तरह से भी था। एक अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं देखने को मिले हैं। सार्वजनिक माल गोदाम या कोठार जिसको बोल सकते हैं, उसका हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक प्रयोग के लिए विशाल माल गोदाम प्राप्त हुआ है। यह अन्न आदि के संग्रह के लिए बनाया गया होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता कैसे थी, कैसे उल्लेख करना है ना, वर्णन करना है कि एक शहर वाला सभ्यता था, लेकिन कैसे, किस प्रकार से। तो यहाँ हमारे पास है सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता कैसे थी, उसका आंसर देखिए। बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। इसके निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। क्या क्या कारण बताया गया है? तो ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता काल की नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि की और उन्नत थी। बहुत कुछ आधुनिक नगर व्यवस्थाओं से मिलती जुलती सुविधाओं और व्यवस्थाओं से संपन्न नगर थे, है ना। बहुत सारा अभी जो बहुत कुछ मिल रहा है वैसा उस ज़माने में भी देखने को मिला था। इस सभ्यता काल के जो लोग थे आमोद प्रिय थे, मतलब मनोरंजन से भरे पूरे लोग, है ना। नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के मनोरंजन काम करते थे। अभी भी जिस तरह से हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल या अन्य प्रकार के क्रीड़ा खेल करते हैं वो उस समय भी था। इस काल के लोग मातृशक्ति, प्रकृति, पशुपति, महादेव, लिंग पूजक थे, है ना। इसके बाद इसमें है कि विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक, इसको हम लोग मानेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं, इसीलिए सेम सेम मिल रहा है पॉइंट। इस सभ्यता काल का जो समाज था अत्यंत सुखी, समृद्ध और शांतिप्रिय था। अगर ये क्वेश्चन कर लिए होंगे तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है कि यूनान कला की मूर्ति कला थी। मूर्तियाँ कैसी जानते थे बनाना, औजार ये सब भी जानते थे। हमको लगता है इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग एक बार बना चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में से क्या है। तो ये तो हो गया है ना। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।